नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज की कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है कंकाल और आज कंकाल का तीसरा एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। लखनऊ संयुक्त प्रांत में एक निराल नगर है। बिजली की प्रभा से आलोकित संध्या शाम अवध की संपूर्ण प्रतिमा है। पुण्य में क्रिय विक्रय चल रहा है। नीचे और ऊपर से सुंदरियों का कटाक्ष, चमकीली वस्तुओं का झलमला, फूलों का हार का सौरभ और रसिकों के वसन में लगे हुए गंध से खेलता हुआ मुक्त पवन, यह सब मिलकर एक उत्तेजित करने वाला मादक वायुमंडल बन रहा है। मंगलदेव अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मैच खेलने लखनऊ आया था। उसका स्कूल आज विजयी हुआ है। कल वे लोग बनारस लौटेंगे। आज सब चौक में अपना विजयोल्लास प्रकट करने के लिए और उपयोगी वस्तु क्रय करने के लिए एकत्र हुए हैं। छात्र सभी तरह के होते हैं, उनके विनोद भी अपने अपने ढंग के, परंतु मंगल इनमें निराला था। उसका सहज सुंदर अंग ब्रह्मचर्य और यौवन से प्रफुल्ल था। निर्मल मन का आलोक उसके मुख मंडल पर तेज बना रहा था। वह अपने एक साथी को ढूंढने के लिए चला था, परंतु वीरेंद्र ने उसे पीछे से पुकारा। वह लौट पड़ा। वीरेंद्र ने कहा, मंगल, आज तो तुमको मेरी एक बात माननी होगी। मंगल ने कहा, क्या बात है, पहले सुनो भी। वीरेंद्र ने कहा, नहीं, पहले तुम स्वीकार करो। मंगल ने कहा, यह नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसे ना करने से मुझे कष्ट होगा। वीरेंद्र ने कहा, बहुत बुरी बात है, परंतु मेरी मित्रता के नाते तुम्हें करना ही होगा। मंगल ने कहा, यही तो ठीक नहीं है। वीरेंद्र ने कहा, अवश्य ठीक नहीं, तो भी तुम्हें मानना होगा। मंगल ने कहा, वीरेंद्र, ऐसा अनुरोध ना करो। वीरेंद्र ने कहा, यह मेरा हठ है और तुम जानते हो कि मेरा कोई भी विनोद तुम्हारे बिना असंभव है, निस्सार है। देखो, तुमसे स्पष्ट कहता हूं, उधर देखो, वो एक बाल वेश्या है। मैं उसके पास जाकर एक बार केवल नयनाभिराम रूप देखना चाहता हूं, इससे विशेष कुछ नहीं। मंगल ने कहा, यह कैसा कौतूहल है, छी। वीरेंद्र ने कहा, तुम्हें मेरी सौगंध, 5 मिनट से अधिक नहीं लगेगा, हम लौट आवेंगे। चलो, तुम्हें अवश्य चलना होगा। मंगल, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ले चल रहा हूं? मंगल ने कहा, क्यों? वीरेंद्र ने कहा, जिसमें तुम्हारे भय से मैं विचलित ना हो सकूं। मैं उसे देखूंगा अवश्य, परंतु आगे के डर से बचाने वाला साथ रहना चाहिए। मित्र, तुमको मेरी रक्षा के लिए साथ चलना ही चाहिए। मंगल ने कुछ सोचकर कहा, चलो, परंतु क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो वीरेंद्र के साथ चल पड़ा। सीढ़ियों से ऊपर कमरे में दोनों जा पहुंचे। एक षोडशी युवती सजे हुए कमरे में बैठी थी। पहाड़ी रूखा सौंदर्य उसके गेहुए रंग में ओतप्रोत है। सब भरे हुए अंगों में रक्त का वेगवान संचार कहता है कि इसका तरुणय इससे कभी न छूटेगा। बीच से मिली हुई घनी भौहों के नीचे ना जाने कितना अंधकार खेल रहा था। सहज नुकीली नाक उसकी आकृति की स्वतंत्र सत्ता बनाई थी। नीचे सिर किए हुए उसने जब इन लोगों को देखा, तब उस समय उसकी बड़ी बड़ी आंखों के कोने और भी खिंचे हुए जान पड़े। घने काले बालों के गुच्छे दोनों कानों के पास के कंधों पर लटक रहे थे। बाएं कपोल पर एक तिल उसके सरल सौंदर्य को बांका बनाने के लिए पर्याप्त। शिक्षा के अनुसार उसने सलाम किया, परंतु यह खुल गया कि अन्य मनसक रहना उसकी स्वाभाविकता थी। मंगलदेव ने देखा, यह तो वेश्या का सा रूप नहीं है। वीरेंद्र ने पूछा, आपका नाम? उसके गुलेनार कहने में कोई बनावट थी। सहसा मंगल चौंक उठा। उसने पूछा, क्या हमने तुमको कहीं और भी देखा है? यह अनहोनी बात नहीं है। कई महीने हुए काशी में ग्रहण की रात को जब मैं स्वयं सेवक का काम कर रहा था, मुझे स्मरण होता है जैसे तुम्हें देखा हो, परंतु तुम तो मुसलमानी हो सकता है कि आपने मुझे देखा हो, परंतु उस बात को जाने दीजिए, अभी अम्मा आ रही है। मंगलदेव कुछ कहना ही चाहता था कि अम्मा आ गई। वो विलास जीर्ण दुष्ट मुखाकृति देखते ही घृणा होती थी।
अम्मा ने कहा, आइए बाबू साहब, कहिए क्या हुक्म है। कुछ नहीं, गुलनार को देखने चला आया था, कहकर वीरेंद्र मुस्कुरा दिया। आपकी लौंडी है, अभी तो तालीम भी अच्छी तरह नहीं लेती। क्या कहूँ बाबू साहब, बड़ी बोदी है। इसकी किसी बात पर ध्यान न दीजिएगा। अम्मा ने कहा, नहीं नहीं, इसकी चिंता ना कीजिए, हम लोग तो परदेशी हैं। यहाँ घूम रहे थे, तब तक इनकी मनमोहिनी छवि दिखाई पड़ी, चले आए। वीरेंद्र ने कहा। अम्मा ने भीतर की ओर देखकर पुकारते हुए कहा, अरे इलायची ले आ, क्या कर रहा है? अभी आया, कहता हुआ एक मुसलमान युवक चांदी की थाली में पान इलायची ले आया। वीरेंद्र ने इलायची ले ली और उसमें 2 रुपये रख दिए। फिर मंगलदेव की ओर देखकर कहा, चलो भाई, गाड़ी का भी समय देखना होगा, फिर कभी आया जाएगा। प्रतिज्ञा भी 5 मिनट की है, अभी बैठिए भी, क्या आए और क्या चले। फिर सुक्रोध गुलनार को देखती हुई अम्मा कहने लगी, क्या कोई बैठे और क्यों आए? तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं है और ना कुछ हंसी खुशी की बातें ही कहनी है, क्यों कोई ठहरे। अम्मा की त्योरियां बहुत ही चढ़ गई थी। गुलनार सिर झुकाए चुप थी। मंगलदेव जो अब तक चुप था बोला, मालूम होता है आप दोनों में बनती बहुत कम है, इसका क्या कारण है? गुलनार कुछ बोलना ही चाहती थी कि अम्मा बीच में ही बोल उठी, अपने अपने भाग्य होते हैं बाबू साहब, एक ही बेटी है, इतने दुलार से पाला पोसा, फिर भी न जाने क्यों रूठी ही रहती है। कहती हुई बूढ़ी के 2 बूंद आंसू भी निकल पड़े। गुलनार की वाक शक्ति जैसे बंदी होकर तड़फड़ा रही थी। मंगलदेव ने कुछ कुछ समझा, कुछ उसे संदेह हुआ, परंतु वह संभल कर बोला, सब आप ही ठीक हो जाएगा, अभी अल्हड़पन है, अच्छा फिर आऊंगा। वीरेंद्र और मंगलदेव उठे, सीढ़ी की ओर चले। गुलनार ने झुककर सलाम किया, परंतु उसकी आंखें पलकों का पल्ला पसार कर करुणा की भीख मांग रही थी। चरित्रवान मंगलदेव ने जाने क्यों एक रहस्यपूर्ण संकेत किया। गुलनार हंस पड़ी। दोनों नीचे उतर गए। मंगल, तुमने तो बड़े लंबे लंबे हाथ पैर निकाले, कहाँ तो आते ही ना थे और कहाँ ये हरकतें। वीरेंद्र ने कहा, वीरेंद्र, तुम मुझे जानते हो, परंतु मैं सचमुच यहाँ आकर फंस गया, यही तो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य काहे का, यही तो काजल की कोठरी है। हुआ करे, चले ब्यालू करके सो रहे हैं, सवेरे की ट्रेन पकड़नी होगी। नहीं वीरेंद्र, मैं तो कैनिंग कॉलेज में नाम लिखा लेने का निश्चय सा कर लिया है, कल मैं नहीं चल सकता। मंगल ने गंभीरता से कहा। वीरेंद्र जैसे आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, मंगल, तुम्हारा इसमें कोई गूढ़ उद्देश्य होगा। मुझे तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि तुम्हारा पद स्खलन होगा, परंतु फिर भी मैं कंपित हो रहा हूँ। सिर नीचा किए मंगल ने कहा, और मैं तुम्हारे विश्वास की परीक्षा करूंगा। तुम तो बचकर निकल आए, परंतु गुलनार को बचाना होगा। वीरेंद्र, मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि यह वही बालिका है जिसके संबंध में मैं ग्रहण के दिनों में तुमसे कहता था कि मेरे देखते ही एक बालिका कुटनी के चंगुल में फंस गई और मैं कुछ न कर सका। ऐसी बहुत सी अभागिन इस देश में है, फिर कहाँ कहाँ तुम देखोगे। जहां जहां देख सकूंगा। सावधान। मंगल चुप रहा। वीरेंद्र जानता था कि मंगल बड़ा हठी है। यदि इस समय मैं इस घटना को बहुत प्रधानता ना दूं तो संभव है कि वह इस कार्य से विरक्त हो जाए, अन्यथा मंगल अवश्य ही करेगा जिससे वह रोका जाए। अतएव वह भी चुप रहा। सामने तांगा दिखाई दिया, उस पर दोनों बैठ गए। दूसरे दिन सबको गाड़ी पर बैठाकर अपने एक आवश्यक कार्य का बहाना कर मंगल स्वयं लखनऊ रह गया। कैनिंग कॉलेज के छात्रों को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मंगल वहीं पढ़ेगा। उसके लिए स्थान का भी प्रबंध हो गया। मंगल वहीं रहने लगा। 2 दिन बाद अमीनाबाद की ओर गया। एक पार्क की हरियाली में घूम रहा था। उसे अम्मा दिखलाई पड़ी और वही पहले बोली, बाबू साहब, आप तो फिर नहीं आए। मंगल दुविधा में पड़ गया। उसकी इच्छा हुई कि कुछ उत्तर ना दे। फिर सोचा, अरे मंगल, तू तो इसलिए यहाँ रह गया है। उसने कहा, हाँ हाँ, कुछ काम में फंस गया था, आज मैं अवश्य आता, पर क्या करूं, मेरे एक मित्र साथ में है, वो मेरा आना जाना नहीं जानते। यदि वे चले गए तो आज ही आऊंगा, नहीं तो फिर किसी दिन। नहीं नहीं, आप गुलनार की कसम, चलिए,
वो तो उसी दिन से बड़ी उदास रहती है। अच्छा देखो, वे चले जाएं तो आता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। फिर जब आइएगा तो उनसे कह दीजिएगा मैं तो तुम्ही को ढूंढता रहा, इसीलिए इतनी देर हुई। और तब तक तो दो बातें करके चले आए। कर्तव्यनिष्ठ मंगल ने विचार किया, ठीक तो है। उसने कहा, अच्छी बात है। मंगल गुलनार की अम्मा के पीछे पीछे चला। गुलनार बैठी हुई पान लगा रही थी। मंगलदेव को देखते ही मुस्कुराई, पर जब उसके पीछे अम्मा की मूर्ति दिखलाई पड़ी वह जैसे भयभीत हो गई। अम्मा ने कहा, बाबू साहब बहुत कहने सुनने से आए हैं, इनसे बातें करो। मैं अभी मीर साहब से मिलकर आती हूँ, देखूं क्यों बुलाया है। गुलनार ने कहा, कब तक आओगी? आध घंटे में, कहते हुए अम्मा सीढ़ियां उतरने लगी। गुलनार ने सिर नीचे किए हुए पूछा, आपके लिए पान तो बाजार से मंगवाना होगा ना? मंगल ने कहा, उसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल अपना कौतूहल मिटाने आया हूं। क्या सचमुच तुम वही हो जिसे मैंने ग्रहण की रात काशी में देखा था? जब आपको केवल पूछना ही है तो मैं क्यों बताऊं? जब आप जान जाएंगे कि मैं वही हूं तो फिर आपको आने की कोई आवश्यकता ही न रह जाएगी। मंगल ने सोचा, संसार कितनी शीघ्रता से मनुष्य को चतुर बना देता है। अब तो पूछने का काम भी नहीं है। क्यों? आवश्यकता ने सब पर्दा खोल दिया। तुम मुसलमानी कदापि नहीं हो, परंतु अब मैं मुसलमानी हूं। हाँ, यही तो एक भयानक बात है। और यदि मैं ना हूं तब की तो बात ही दूसरी है। अच्छा, तो मैं वही हूं जिसका आपको भ्रम है। तुम किस प्रकार यहां आ गई हो, वह बड़ी कथा है। यह कह गुलनार ने लंबी सांस ली। उसकी आंखें आंसू से भर गई। क्या मैं सुन सकता हूँ? क्यों नहीं, पर सुनकर क्या कीजिएगा? अब इतना ही समझ लीजिए कि मैं एक मुसलमानी वेश्या हूँ। नहीं गुलनार, तुम्हारा नाम क्या है? सच सच बताओ। मेरा नाम तारा है। मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ। अपने पिता के साथ काशी में ग्रहण नहाने गई थी। बड़ी कठिनता से मेरा विवाह ठीक हो गया था। काशी से लौटते ही मैं एक कुल की स्वामिनी बनी, परंतु दुर्भाग्य, उसकी भरी आंखों में आंसू गिरने लगे। धीरज धरो तारा। अच्छा यह बताओ, यहाँ कैसे कटती है? मेरा भगवान जानता है कि कैसे कटती है। दुष्टों के चंगुल में पड़कर मेरा आहार व्यवहार तो नष्ट हो चुका, केवल सर्वनाश होना बाकी है। उसमें कारण है अम्मा का लोभ है, और मेरा आने वालों से ऐसा व्यवहार भी होता है कि अभी वो जितना रुपया चाहती है नहीं मिलता। बस इसी प्रकार बची जा रही हूँ, परंतु कितने दिन। गुलेनार सिसकने लगी। मंगलदेव ने कहा, तारा तुम यहाँ से क्यों नहीं निकल भाग? निकल कर कहाँ जाओ? मंगलदेव चुप रह गया। वह सोचने लगा, मूढ़ समाज इसे शरण देगा? गुलेनार ने पूछा, चुप क्यों हो गए? आप ही बताइए, निकल कर कहाँ जाऊं और क्या करूं? अपने माता पिता के पास मैं पहुंचा दूंगा, इतना इतना मेरा काम है। बड़ी भोली दृष्टि से देखते हुए गुलेनार ने कहा, आप जहां कहें मैं चल सकती हूँ। अच्छा पहले यह बताओ कि कैसे तुम काशी से यहाँ पहुंच गई? किसी दूसरे दिन सुनाऊंगी, अम्मा आती होंगी। अच्छा तो मैं आज जाता हूँ। जाइए, पर इस दुखिया का ध्यान रखिए। हाँ, अपना पता तो बताइए। मुझे कोई अवसर निकलने का मिला तो मैं कैसे सूचित करूंगी? हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।